तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं भैया खिलजी वंश। इससे पहले अगर आपने गुलाम वंश और मुसलमानों का उदय वाला जो है वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और ये आपका जो है 2023-24 का घटना चक्र का एडिशन है। जो भी आपके एग्ज़ाम लगे हैं, यूपी पीसीएस आरओ हो, एचसी आरओ हो, या फिर आपका एपीएस का जो फॉर्म आया भैया, या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ठीक, प्री वाला, तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट, मेंस में भी बहुत ज़्यादा 90% चीज़ें कवर करेगा। तो घटना चक्र बहुत ज़रूरी। घटना चक्र के साथ साथ हम अपने साथ जो एडिशन वाली चीज़ें वो भी बताएंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर सिलेक्शन लेना तो भैया डिटेल में पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अधिकारी बनने का मतलब तो यही है। तो फिलहाल शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। और देखिए जो हिस्ट्री से जो मतलब एकदम फुल्ली कवर वाले वीडियो वो भी आपके इस पे पड़ रहे हैं चैनल पे, न्यूज़ भी आपको दी जा रही बराबर। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल देखिए जलालुद्दीन खिलजी जो होते हैं ना, ये 1290 में गद्दी पर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि कैमूर्स नाम के जो शासक होते हैं ये होते हैं गुलाम वंश के अंतिम शासक, और इन्हें मारकर ये गद्दी पर बैठ जाते हैं आपके जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इन्हीं के दरबार में होते हैं, इन्हीं के यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन कई दिन से सोच रहे होते हैं कि कैसे हम गद्दी पर बैठें। तो ये कैमूर्स बहुत कमज़ोर शासक इन्हें दिखाई पड़ता है और ये उन्हें मार देते हैं और मार करके गद्दी पर बैठ जाते हैं। केकुबाद जो होते हैं कैमूर्स के जस्ट पहले वाले शासक होते हैं, और इन्होंने एक जो है किलोखरी में किलोगढ़ी महल बनवाया था, तो उसी में ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। देखो डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव कहते क्या हैं, कहते ये हैं कि भैया ये जो जलालुद्दीन खिलजी थे ये प्रथम ऐसे तुर्की सुल्तान थे जो बहुत ही उदार थे, निरंकुशवाद थे और आदर्श को सामने रखने वाले थे। मतलब उदारवादी निरंकुश राजा जो था सबसे ज़्यादा सल्तनत काल में वो जलालुद्दीन खिलजी था। कहने का मतलब इनका ये था भैया 75-80 साल के हो गए, अब इनके अंदर जोश तो कुछ बचा नहीं। जब इनके पास सिस्टम आया पूरा, जब इन्होंने 1290 में सत्ता इन्होंने पाई ना, उस समय इनकी उम्र 75 साल थी, मान लीजिए 75 से 80 साल थी। अब उस समय बुढ़े हो गए तो क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, तो उदार थे, सिस्टम यही समझिए। तो बहुत ही उदार अगर व्यक्ति की बात की जाए, क्वेश्चन आ जाए और आया हुआ क्वेश्चन है तो आप जो है जलालुद्दीन खिलजी लगा के आएंगे। अब जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना, ठीक, जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया था। मतलब 1290 में उसने अमीर ए तुजुक का पद दिया, अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया, और इसीलिए अलाउद्दीन इनका भतीजा भी था और दामाद भी था, दोनों चीज़ें था, ठीक। क्योंकि जो है मुस्लिमों में होता है कि एक खून का रिश्ता नहीं तो भैया कर देते हैं शादी, तो भतीजा और दामाद दोनों था। तो मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी अलाउद्दीन की, इसीलिए इसे कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी मिल गई, ठीक। मलिक छज्जू थे कड़ा मानिकपुर में, उन्होंने विद्रोह किया, ठीक, तो उनको दबाने के लिए इसे भेजा गया, तो वहाँ पर इसने विद्रोह का दमन किया, तो इसे कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी मिल गई। कड़ा मानिकपुर जो है कड़ा धाम माता जी का मंदिर है, वहीं पर माता जी का जो है कड़ा गिरा था, इसीलिए कड़ा धाम उसे कहा जाता है, और बहुत भव्य मंदिर है, जा कर के दर्शन करिए, माता जी का आशीर्वाद लीजिए, सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। ये जो है आपका राजा भैया का क्षेत्र पड़ जाता है, प्रतापगढ़ के अंतर्गत आता है, और राजा भैया पता ही स्लोगन आप लोगों को कि राजा भैया हारेगा, तो मतलब आगे आप जोड़ सकते हैं। तो ये सिस्टम है, ठीक। कड़ा मानिकपुर की इन्हें सूबेदारी प्राप्त हो गई। और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है इन्हीं के टाइम पीरियड में 1296 में, ठीक, इन्हीं के टाइम पीरियड 1296 में दक्षिण भारत का अभियान होता है। किसके? जलालुद्दीन खिलजी के, ठीक। जलालुद्दीन खिलजी के समय ही जो है दक्षिण भारत का अभियान कौन करता है भैया? तो आपके करते हैं ये अलाउद्दीन खिलजी। तो अगर क्वेश्चन आए कि दक्षिण भारत का अभियान सर्वप्रथम किसने किया, तो आप अलाउद्दीन लगा के आएंगे। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी आप लोगों को बताते चल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत का अभियान किसने किया सर्वप्रथम, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, और दक्षिण भारत का अभियान किसके समय में सबसे पहले हुआ, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में, ठीक, किया था इसने 1296 में, और वहीं से लौट कर आया तो इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। और जो है सिस्टम ये था कि इसके दो जो हैं वो थे क्या,
मतलब कड़ा मानिकपुर में ही इसने हत्या की थी इनकी, जलालुद्दीन की। इनके दो वो थे मतलब गुलाम, उनका नाम था, एक का नाम था मोहम्मद सलीम, ठीक, और एक का नाम था इख्तियारुद्दीन बूंद, इख्तियारुद्दीन बूंद, ठीक। पेन और रफ कॉपी लेकर बैठी, ज़्यादा सही रहेगा, हर चीज़ में लिख नहीं सकता हूँ। तो इख्तियारुद्दीन बूंद और मोहम्मद सलीम इनके दो गुलाम थे, उन्हीं के द्वारा इनकी हत्या ये करवा देता है। और जो आपका फिल्म में दिखाया गया कि मलिक काफूर मार डालता है, तो वो पेपर में आएगा तो गलत होगा आंसर। आप जो है भंसाली की किताब मत पढ़िए, आपको पढ़ना क्या है, घटना चक्र पढ़ रहे हैं। तो मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन बूंद इसके दो गुलाम थे, उसी से इसने हत्या करवाई थी जलालुद्दीन खिलजी की। नहीं फिल्म देख के गए हो बस उल्टा सीधा लगाओ, तो समझिए बात को। तो 1296 में मृत्यु हो जाती है। और मैंने बता ही दिया कि दक्षिण भारत का अभियान होता किसके समय में है, तो जलालुद्दीन के समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय। करता कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अब चलिए, इनका शासन पीरियड 1296 से आ गया, 1316 तक चलेगा, 20 साल का टाइम पीरियड ये पूरा खाएंगे, मतलब अच्छे से। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया। धर्म के ऊपर राज्य का नियंत्रण है, मतलब धर्म को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था जितना राज्य को देता था, ठीक। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत, नासिरी आमिर उल मोमन, इन दोनों की उपाधि से नवाजा था। समझिए बात को, कौन से दो पद थे, यामिन उल खिलाफत, ठीक, मतलब खलीफा का सहायक, ये एक पद था, खलीफा का सहायक, खुद को घोषित कर लिया। खलीफा वलीफा परमिशन इसने नहीं ली, इसने कहा यामिन उल खिलाफत मतलब खलीफा का सहायक, और नासिर आमिर उल मोमिन मतलब खलीफा का दाहिना हाथ। तो ये दो पद इसने खुद को ही समर्पित कर लिए थे कि मैं खलीफा का सहायक हूँ और मैं ही जो हूँ खलीफा का दाहिना हाथ हूँ। तो वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा, मतलब उलेमाओं से ज़्यादा सलाह मशवरा नहीं करता था, जो होता था कर डालता था। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था, ये तो सबको पता है। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। देखो वो सिकंदर की तरह विश्व विजयी बनना चाहता था कि मैं जो हूँ वो सिकंदर की तरह विश्व विजयी बनूंगा, लेकिन मामला ये होता है ना कि इनके एक मित्र होते हैं अलाउल उल मुल्क। तो अलाउल उल मुल्क जो होते हैं वो इनके यहाँ कोतवाल होते हैं, उन मित्र भी होते हैं। तो कहते हैं भैया ऐसा सब ना करो, ये सब विश्व विजय उजय वाला सिस्टम छोड़ दो, तो छोड़ देता है। लेकिन इसे दूसरा सिकंदर कहा जाता है, ठीक, और सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है, और इसने अपने सिक्कों पर भी इसे अंकित करवाया अपनी उपाधि को। तो अगर आ जाए दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी को। द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी तो आपका अलाउद्दीन खिलजी। चलिए दूसरा अशोक किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक। और सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया अपने उपाधि को। तो अगर क्वेश्चन आ जाए अपनी उपाधि को सिक्कों पर सबसे पहले किसने अंकित करवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले अपना नाम किसने सिक्कों पर लिखवाया, तो इल्तुतमिश ने लिखवाया था, जाके पहला वाला वीडियो देखिए, ठीक। उपाधि होती है ना सिकंदर, तो इसने लिखवाया था। प्रसिद्ध सेनापति जफ़र खान जो था इनका बहुत ही होनहार सेनापति था। जब मंगोल आक्रमण किए ना 30 कोस पीछे इसने खदेड़ दिया था मंगोलों को। मंगोल नाम सुन लेते थे जफ़र खान का ना, तो उनकी जो है सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। और मंगोल आक्रमण के विरुद्ध लड़ता हुआ ये मारा भी गया था। कौन, जफ़र खान जो है मंगोल आक्रमण के विरुद्ध ही लड़ता हुआ मारा गया था। तो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ साहसी सेनापति था। पद्मिनी जो थी रानी पद्मावती, जिस पर मूवी भी आई है, राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ का राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। ये सारी मूवी आप देखेंगे तो पता चल ही जाएगा आपको भैया क्या क्या हुआ था। सिंपल सी बात कि चित्तौड़ पर इसने आक्रमण ही इसलिए किया था क्योंकि रानी पद्मिनी की सुंदरता के इसने व्याख्यान सुने थे और उन्हें हासिल करना चाहता था। लेकिन भैया हमारे यहाँ जो वीरांगनाएँ थी ना वो अलग लेवल पे थे भैया, ठीक। तो उन्होंने जो है जौहर कर लिया था। और ये क्वेश्चन आपसे है कि सबसे पहले किस स्त्री ने जौहर किया था अपने यहाँ, किस वीरांगना ने जौहर किया था, वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, सब कुछ पढ़ाया है। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है।
उसी के आधार पर ये चीज़ बताई जा रही है। अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए थे। ठीक, अलाउद्दीन का अगर पूरा नाम पूछे ना, वही मूल नाम क्या था, पूरा नाम तो छोड़िए, अलाउद्दीन का पूरा नाम था आपका अली गुरसास्प। अली गुरसास्प, ये भी याद रखिएगा भैया, इसीलिए कहते हैं रफ पेन कॉपी सब लिख कर बैठिए, क्योंकि जो है सब चीज़ें बताई जाएंगी। राजधानी जो इसने बनाई थी, सिरसा को बनाया था, राजधानी सिरसा को बनाया था। ठीक, नए धर्म की स्थापना भी अलाउद्दीन करना चाहता था कि मैं एक नया धर्म बनाऊंगा, जैसे पैगंबर मोहम्मद का नया धर्म है ना, मतलब इस्लाम है, हिंदू है, तो उसी तरह मैं भी एक नया धर्म बनाऊंगा। लेकिन अलाउल मिल्क ने कहा भैया ये सब ना करो, कुछ मत करो, आप विश्व विजय भी मत करो। तो सब चीज़ें इसने त्याग दी, अपने मित्र के कहने पे बहुत मानता था अलाउल मुल्क को, फिलहाल यही समझ लीजिए। तो शासनकाल में जब विद्रोह हुए, इन विद्रोहों के कारण विचार करने पर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश दिए। मतलब जो विद्रोह हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, तो उसने 4 अध्यादेश निकाल दिए। पहला कि ऐसा है कि पहले अध्यादेश के अनुसार जो है उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई। जो उपहार दिए गए थे, पेंशन दी जा रही थी, और दान में जिन व्यक्तियों को भूमि दी गई थी ना, वो सारी वापस ले ली गई। और सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिया गया कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए। मतलब 50% तक कर इसने कर दिया था, सोचिए, एक्सट्रीम लेवल 50% कर दो। दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का संगठन किया गया। और तीसरा अध्यादेश था कि मादक द्रव्यों, शराब, भांग आदि का प्रयोग जो है ना किया जाए, जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। और चौथे अध्यादेश के द्वारा सरदारों, अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध। मतलब अगर आपको शादी भी करनी है तो आप अलाउद्दीन से पूछ कर करेंगे कि भैया हम शादी करें कि ना करें। तो ये सिस्टम उसने बना दिया था। और ये सिस्टम इसीलिए उसने बनाया था क्योंकि विद्रोह हो रहे थे, और विद्रोह जो है अमीरों के ज़रिए से ही हो रहे थे। मतलब जो सरदार लोग थे या जो वहाँ आपके गवर्नर टाइप के लोग थे, वही करते थे विद्रोह। तो इसने सारी चीज़ें बंद करवा दी। एक तो शराब बंद करवाया, गुप्तचर विभाग का गठन कर दिया, जो पेंशन, दान में भूमि दी गई थी उसे ले करके खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। खालसा भूमि समझते हैं, मतलब एकदम फ्री भूमि, कि उस पर किसी का नियंत्रण नहीं, बस सरकार का नियंत्रण है। तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर, जब उसने 1296 में दक्षिण भारत का अभियान किया था अलाउद्दीन ने, जो मैंने बताया, जिससे लौटकर उसने अपने मतलब चाचा को मार दिया था, चाचा और ससुर को मार करके अपना सिस्टम सब हैंग कर लिया था। तो उसे जब वो दक्षिण भारत पे अभियान पे गया था ना, तो रामचंद्र देव ने आक्रमण से बाध्य होकर उसे एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था कि जो एलिचपुर में जितना भी आएगा धन वो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन 1305 ईस्वी से 1306 ईस्वी तक उसने कर नहीं दिया, दिल्ली को नहीं भेजा। तो जिस कारण से 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर, जो इनका सेनापति होता है, ठीक, मलिक काफूर को भेजता है कि जाओ देखो क्या सिस्टम चल रहा है, इसका मतलब आ ही नहीं रहा, कर वर क्यों नहीं आ रहा है। तो मलिक काफूर जाता है। अब देखिए मलिक काफूर की हम बात बता देते हैं। मलिक काफूर को 1000 दिनार में इसने खरीदा था। कब खरीदा था, तो ये गुजरात अभियान पे गया हुआ था। तो गुजरात अभियान से लौट करके इसने 1299 में हुआ था गुजरात अभियान, मैं बता दूं, 1299 में गुजरात अभियान हुआ, जिसमें कर्ण बघेल में जो है, कर्ण बघेल के ऊपर, वारंगल के होते हैं कर्ण बघेल, वारंगल आंध्र प्रदेश के होते हैं, तो इनके ऊपर आक्रमण कर देता है। ठीक, कौन, आपका ये अलाउद्दीन। वारंगल आंध्र प्रदेश में कर्ण बघेल साहब होते हैं, इनके ऊपर ये आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण करके जो है सिस्टम ये बनाते हैं कि कर्ण बघेल तो भाग खड़े होते हैं अपनी पुत्री को लेकर के, और ये चले जाते हैं आपके देवगिरी, जहाँ पर राजा रामचंद्र देव बैठे होते हैं। वो भी कर वर देना बंद ही कर देते हैं। 1305 और 6 में बंद करते हैं, अभी नहीं बंद करते हैं फिलहाल। तो देवगिरी के शासक के पास एक कर्ण बघेल निकल जाते हैं, चुपचाप वहीं शरण ले लेते हैं अपनी पुत्री के साथ। और इनकी पत्नी कमला देवी यहाँ छूट जाती हैं, तो इन्हें ये बंदी बना लेता है और लेकर लौट आता है, इनके साथ शादी भी कर लेता है। सबसे प्रिय पत्नियों में से गिना जाता है अलाउद्दीन की कमला देवी को।
और तो 1299 में जो लौटता है ना, तो वहीं रास्ते में ये जो है आपके मलिक काफूर को 1000 दिनार में ख़रीद लेता है, 1000 दिनार में। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप समझिए। तो हम कहाँ थे कि हाँ, राजा रामचंद्र देव ने मतलब 1296 में कहा था कि हम एलिचपुर की आय तुम्हें देंगे हर साल, लेकिन वो देते नहीं है 1305 से 6 में। तो ये 1307 में भेजता है किसे, मलिक काफूर को, जाओ देखो क्या सिस्टम है, क्यों नहीं दे रहे हैं। तो राजा रामचंद्र देव को जो है बंदी बना लेता है मलिक काफूर और लेकर के आता है अलाउद्दीन के पास। अलाउद्दीन ने राजा रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया, मतलब इधर उधर की उल्टी सीधी गाली गलौच नहीं दी इन्हें, न मारा न पीटा, और कहा कि ऐसा है ठीक है तुम्हें हम राय रायन की उपाधि देते हैं। और 6 महीने के पश्चात उसे 1 लाख सोने का टका दिया और नौसारी का किला दिया और वापस भेज दिया और कहा कि ऐसा है कि मुझे जो है पूरे का पूरा कर जो है हर साल चाहिए, अगर नहीं मिलेगा ना कर तो समझ लो फिर से आक्रमण होगा। इतना सम्मान तुम्हें दे रहे हैं इसलिए क्योंकि देखो, और अलाउद्दीन खिलजी का जो मतलब सिस्टम था इनको जो है वापस भेजने का और कर लेने का, तो इन्हें सिस्टम ये है कि दक्षिण भारत पे इनका अधिकार करने का कोई मंसूबा नहीं था कि हमें दक्षिण भारत पे अधिकार करना है या हस्तक्षेप करना है वहाँ के कामकाजों में। इनका वहाँ मतलब सिस्टम एक ही था कि लूटपाट करना है, हमें कर मिलता रहे, धन अर्जन का सिस्टम रहे बस, और अधिकार करने का कोई वो नहीं होता है। तो यही होता है। अब 1312 ईस्वी में क्या होता है कि मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान नेतृत्व किया, क्योंकि रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई। तो 1312 में रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध एक अभियान नेतृत्व किया। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मैंने बता ही दिया 1299 में 1000 दिनार में इसने खरीदा था, जब कर्ण बघेल के ऊपर इसने आक्रमण किया था गुजरात में 1299 में। याद रखना भैया, ऐसे नहीं बता रहे हैं, 1299 में कर्ण बघेल के ऊपर इसने आक्रमण किया था। ठीक, तो वहीं पर लौटते समय इसने लिया था इन्हें। और कमला देवी कर्ण बघेल की पत्नी थी, ठीक, जो इनकी बाद में पत्नी बन जाती। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था, ठीक, जिसने भूमि की पैमाइश पर लगान वसूलना आरंभ किया कि अगर 2 बीघे है तो 5 किलो अनाज हमें चाहिए, 4 बीघे है तो 10 किलो अनाज चाहिए, 8 बीघे है तो हमें 20 किलो चाहिए। मतलब भूमि की पैमाइश के आधार पर ही तुम्हें लगान देना। ये नहीं कि 10 बीघा है तब भी तुम 2 किलो अनाज हमें दो लगान में, और 2 बीघे है तब भी 2 किलो दो। मतलब भूमि की पैमाइश जितनी है उसी पर तुम्हें लगान देना है। कहने का मतलब इसका ये था, ठीक, मैं अनाज 5 किलो 10 किलो मत जोड़ो, वो तो लगान की बात है, लेकिन जो रूल है वो बता रहा हूँ, तो उस चीज़ें आप समझिए। तो अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान मुस्तक राज की स्थापना की थी। इसी व्यवस्था को, लगान व्यवस्था को, जो मतलब भूमि पैमाइश के आधार पर लगान वसूलने के लिए उसने एक दीवान मुस्तक राज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों जैसे खुत, मुकद्दम और चौधरी, ये होते थे इनके लगान अधिकारी, खुत, मुकद्दम और चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार भी छीन लिया कि तुम कुछ नहीं करोगे। तो उनके सारे विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा, मतलब उनकी भी भूमि जो थी उनसे भी कर लिया जाने लगा, और बाकी अन्य सभी कर भी लिए जाने लगे। ठीक, खुद जो होते थे वो जमींदार होते थे, बलाहार जो होते थे उन्हें साधारण किसान कहा जाता था। ये क्वेश्चन आते हैं, बलाहार किसे कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में, तो भैया किसान को कहा जाता था। खुद जमींदार होते थे, इनमें कोई अंतर ही नहीं रह गया, क्योंकि ये भी कर दे रहे हैं ज़मीन की पैमाइश के आधार पर, और ये भी जो है कर ही दे रहे हैं ज़मीन की पैमाइश के, दोनों में बराबर कर दिया इन लोगों ने। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था कि भैया शक्तिशाली राज्य होगा तभी सिस्टम बनेगा। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली थी जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंद्रदात, पेंशन, ये सब मैंने बता दिया कि जो भी फ्री में मिली थी सब जो है उसने छीन ली, और वक्फ, धर्मार्थ द्वारा प्राप्त भूमि आदि के रूप में मिली थी। मतलब जो मतलब धर्म के ऊपर भी दी गई थी ना कि हाँ तुम धर्म है तो इसके ऊपर ले जाओ, इस्लाम धर्म है तुम्हें मस्जिद बनानी ले जाओ, तो उन सारी भूमि को भी इसने जो है छीन लिया था। तो इस तरह का सिस्टम था। और जो है खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हो गई, मतलब जो जिस पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है।
अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित कर दिया। खराज क्या होता था? भूमि कर होता था, याद रखना, ठीक। 50% कर दिया, मतलब 1/2। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने वास्तविक आय पर राज्य सुनिश्चित किया। और इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक भी 50% कर लेता है, ये भी याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी और आपका मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक भी जो है 50% आपका लेगा भूमि कर। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की कि भैया बाजार का नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण इसने लागू किया, क्योंकि जो इसे मतलब वो देना पड़ता था, जो मतलब अपने सैनिकों को ये सैलरी देता था, उसमें उनके सैनिकों का मतलब घर का सिस्टम चल नहीं पाता था पूरी तरीके से कि जो है खर्चा चल पाए। तो इसने कहा कि ऐसा करते हैं कि बाज़ार में मूल्य नियंत्रण करते हैं जिससे अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें कम पैसों में खरीद सकें। तो इसीलिए बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधिकारी नियुक्त किया था, मलिक कबूल को। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। जो बर्नी था इनका इतिहासकार था ना, उसने बताया कि ऐसा जो बाजार सुधार था उसका उद्देश्य यही था कि मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार कीजिए, क्योंकि मंगोल आक्रमण लगातार हो रहे थे। जफ़र खान इन्हीं मंगोलों के आक्रमण को दमन करते हुए मर गया था, जो कि इनका बहुत ही बढ़िया सेनापति था। तो और हिंदुओं में विद्रोह के विचार को पनपने दें कि हिंदू लोग जो हैं, हिंदू राजा हैं, वो विद्रोह करें। तो सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब बाजार नियंत्रण, यही सब सिस्टम था, समझिए बात को। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, कौन थे? एक तो घरी कर, एक चराई कर। ये पूछा जाता है कि घरी कर और चराई कर किसने लागू किया, या अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर कौन से लगाए थे? तो घरी कर मतलब घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। चराई कर मतलब दुधारी पशुओं पर, कि तुम्हारी गैया जो है 10 लीटर दूध देती है भैया, तुम्हारे ऊपर 1 लीटर का जो है वो चराई कर लग जाएगा, ये कहने का मतलब। तो 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा जो थी वो रावी नदी थी, ठीक। और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय सिर मुगल के नेतृत्व में मंगोल सेना ने सिंध नदी अवश्य पार। देखो, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय थी तो सीमा थी रावी नदी जब मंगोलों ने आक्रमण किया, और आपके गयासुद्दीन तुगलक के समय जो कि 1325 का टाइम पीरियड होगा, ठीक, तो उसमें सिंध नदी को इन्होंने पार किया था, समझिए बात को। लेकिन समाना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें क्या किया? हरा दिया था, ठीक। समाना के मलिक सादी ने उन्हें हरा दिया था जब रावी नदी वो पार कर रहे थे, समझिए बात को। मुबारक शाह, इसके बाद जो है ये सिस्टम आता है मुबारक शाह खिलजी का। मुबारक शाह खिलजी जो होते हैं, देखो फिलहाल तो इनके बाद जो आपके आएंगे अलाउद्दीन के बाद इनके बेटे हैं शिहाबुद्दीन उमर, ये इनके बेटे थे। तो इनके बेटे थे, इन्हें गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन अब इन्हें मार करके कौन गद्दी पर बैठ जाता है? मुबारक शाह खिलजी, जो दूसरा बेटा होता है इनका, मतलब इन्हीं का बेटा होता है अलाउद्दीन खिलजी का ही, तो ये गद्दी पर बैठ जाता है। और किया तथा उल इमाम खिलाफत उल्लाह की इसने उपाधि धारण की। उल इमाम खिलाफत उल्लाह। खिलाफत उल्लाह का मतलब आप लोग समझते हैं, अल्लाह का प्रतिनिधि। इसने कहा मैं जो हूँ वो अल्लाह का प्रतिनिधि हूँ, इसने स्वयं को अल्लाह का प्रतिनिधि कह लिया। देखो, जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था उसने तो अपने आप को जो है सिर्फ कहा था कि मैं खलीफा का दाहिना हाथ हूँ, खलीफा का सहायक हूँ, नासिर आमिर उल मोमिन हूँ, ठीक। लेकिन इसने कहा नहीं नहीं, मैं खुद अल्लाह का प्रतिनिधि हूँ। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि अल्लाह का प्रतिनिधि का खिलाफतुल्लाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो मुबारक शाह खिलजी ने धारण की थी। बहुत ही मतलब अय्याश टाइप का शासक था, कोई इसके अंदर योग्यता नहीं थी, जो है बस यही समझिए आप। और उसके बाद में सर्वथा अयोग्य था। तो नसरुद्दीन खुसर वह शाह जो हैं वो गद्दी पर बैठते हैं इनके बाद 1320 में। इसका शासन पीरियड चलता है, ठीक, 1320 15 अप्रैल से 7 सितंबर तक। ये 1320 में इनका शासन पीरियड ख़त्म हो जाता है, ठीक। और ये 15 अप्रैल से 7 सितंबर तक
जो कि हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था ये। तो इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की, और इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु कहा, क्योंकि ये हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था, तो इसीलिए इस्लाम खतरे में है, ऐसा भी इसने बताया। तो ये सिस्टम था, समझिए बात को। तो यही सब था। अब देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया क्या क्या था। देखिए, हौज खास का निर्माण भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, हौज खास, ठीक। और जमात खाना मस्जिद भी इसी ने बनवाया था, जमात खाना मस्जिद। हजार खंभा महल का निर्माण भी इसी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंभा महल का निर्माण। अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी इसी ने करवाया था, तो ये भी याद रखना। जो भी ये हैं, प्रैक्टिस सेट की बात रही तो प्रैक्टिस सेट का सिस्टम चल रहा है, उसमें जाएंगे आप। और कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट चीज़ें जाननी ना, तो उसकी भी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही। हौज खास, श्री कोर्ट, हाँ श्री कोर्ट का भी इसने निर्माण करवाया था, श्री कोर्ट ये भी इसी ने बनवाया था, ठीक। जमात खाना मस्जिद, हजार खंभा महल, अलाई दरवाज़ा, हौज खास, श्री कोर्ट। अब चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जल्दी से, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए। अब देखिए, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों के ने विरोध किया था, और इसके जो प्रसिद्ध एक अलाउल मुल्क इसका कोतवाल था, जो मित्र था, उसने भी कहा था ऐसा कुछ मत करो भैया, साफ साफ सिस्टम है। विश्व विजय की चाहत भी थी, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। बलबन अब गुलाम वंश का है भैया, मोहम्मद तुगलक तुगलक वंश का है, इल्तुतमिश गुलाम वंश का है, ठीक। सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण की थी, ये विश्व विजय की चाहत भी रखता था, और सिकंदर सानी की उपाधि भी इसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? तो सिंपल सी बात है, अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी, इसने सिक्कों पर भी लिखवाया था, दूसरा सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कि प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए? जफ़र खां। जफ़र खां बहुत तगड़ा सेनापति था, मतलब 30 कोस पीछे मंगोलों को खदेड़ दिया था इसने, और रावी नदी मंगोल पार कर रहे थे। जो आपका आगे आएगा गयासुद्दीन तुगलक वाला सिस्टम ना, तो उसमें जो है वो सिंधु नदी पार करेंगे, तो ये याद रखना कि रावी नदी होकर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय। जफ़र खान उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारता है, बेचारा उसी में मर भी जाता है, ठीक। बहुत तगड़ा सेनापति था भैया। और रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, ठीक। उनके पति का नाम, अरे फिल्म तो देखी है रणवीर सिंह वाली आपने, राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है, उसी के आधार पर ये चीज़ें पता चलती हैं। 1544 में लगभग लिखी थी, और ये टाइम पीरियड लगभग जो है आपका किसे कह सकते हैं, शाहजहाँ का टाइम पीरियड होता है जहाँ तक, ठीक। 1526, हाँ 1526 1506 शाहजहाँ का टाइम पीरियड होता है उसी समय, ओके। पद्मिनी 1540 में, 44 नहीं, ठीक। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी कहानी है, ठीक। इनके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सेबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सेबा से की थी। इसने बहुत कमीना था, वैसे क्या कहते हैं इसका नाम, अमीर खुसरो। वैसे 7 सुल्तानों का काल इसने देखा है, लेकिन इतना उल्टा सीधा लिख दिया इसने, इसको हम होते ना बहुत पीटते उस समय, कैसे लिखा तुमने। चलिए, संभवतः इसी आधार पर मान करके मलिक मोहम्मद जायस ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी, ठीक। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, और ये है कथन और कारण है, या दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। मैंने बताया था कि दक्षिण राज्यों पर कब्जा करने का इसका कोई अधिकार, मतलब कोई मन ही नहीं था। इसका सिस्टम था कि धन लूट लो, सब लोग हमारे कब्जे में रहें, हमें जो है कर देते रहें बस। तो पहला तो सही, तो इसमें आप लगा लीजिए ए आर दोनों सही है, नहीं ए आर दोनों सही, गलत, ए सही है परंतु आर गलत, बस यही हो जाएगा। आर तो गलत ही है और सब गलत लगा, तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं।
धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी थी, क्योंकि दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। ठीक, यह सत्य है। तो यही सिस्टम है, बस समझिए बात को। चलिए अभी ख़त्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? भैया 1296 में इसने आक्रमण किया था। किसने भेजा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा जाओ दक्षिण भारत का अभियान करो। तो दक्षिण भारत का अभियान हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के समय, किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो रामचंद्र देव के पास गया था और कहा था कि एलिचपुर की राय हमें एलिचपुर की आय जो भी हो ना, वो हमें कर के रूप में हर साल देते रहना। 1305 और 6 में इन्होंने बंद कर दिया था। तो इसने मलिक कफूर को भेजा। मलिक कफूर जो है वो पहुंचता है, जब एकदम धनुष कोटि पे पहुंचता है ना, यहाँ तो सिस्टम में बना लेता है और कहता है कि बस हम जीत चुके हैं, और वहीं से सिकंदर सानी की इन्हें उपाधि भी दे देता है। और रामचंद्र देव जो है इन्हें बंदी बना लाता है, बंदी बना के आता है। तो इन्हें रामचंद्र देव को समझा बुझा के भेज देते हैं और ये अपना कर वगैरह देने लगते हैं। बस यही सिस्टम है, और क्या। चलिए अब देखिए मिलान के लिए आ गया, तो मिलान करो भैया। देखो सिस्टम ये है कि कर्णदेव मैंने बताया था, कर्णदेव कर्णदेव जो थे वो वारंगल के थे। तो वारंगल आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, चलो ठीक है, बाद में देख लेना। राजा राय रामचंद्र जो है देवगिरी यादव वंशीय शासक थे, ये भी याद रखना, यादव वंशीय शासक। तो ये तो मिल गया। अब राणा रतन सिंह चित्तौड़ हो गए, ठीक। अब रणथंभौर आपका हमीर देव हो जाएगा। तो कर्णदेव गुजरात, हाँ 1299 मैंने बताया था, गुजरात के कर्णदेव के ऊपर ये आक्रमण करते हैं, ठीक। तो ये भी याद रखना, बस यही हो जाएगा। गुजरात के शासक होते हैं, और तभी तो वहाँ से लौटते समय ये मतलब उसको मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदता है। अब मानचित्र की दृष्टि अपने सैन्य बयानों में किसने किया था? देखो ये लास्ट में धनुषकोटि आ जाता है, बस यही समझ लो, यहाँ से चालू हुआ दक्षिण भारत, धनुषकोटि पे आके खड़ा होता है मलिक काफूर और कहता है कि बस पूरा विश्व विजय हो चुका, अब आगे तो दुनिया है ये नहीं, पूरी समुंदर है, मतलब पानी है, तो बस जो है आप दूसरे सिकंदर हैं, कुछ कहने की बात नहीं। तो यही सिस्टम होता है। तो मलिक काफूर जहाँ हो वहीं टिक लगा दो, आईएएस के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, बस समझिए बात को, और क्या। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो भैया सबसे भूमि इसने ले ली थी, जितने बड़े बड़े अधिकारी थे उनको भी भिखमंगा बना दिया था इसने, ठीक। और ये आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को 50% तक कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी और मोहम्मद बिन तुगलक ने, दोनों ने किया था। इसने दोआब का जो क्षेत्र था, गंगा यमुना का क्षेत्र, वहाँ पर बहुत उपज होती थी, वहाँ 50% भूमि लगान लेता था। तो बी एंड सी दोनों हो जाएगा, देख लीजिए इसमें, ये आप देख सकते हैं। मकान कर और घरी कर और चराई कर भी इसने लगाया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर, इनकी अनुमान पर आधारित थी कि हाँ चलो तुम्हारे खेत में 2 कुंटल होगा, चलो 1 कुंटल दे देना, भले 5 कुंटल हो जाए, चलो ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की हाँ तुम्हारे 2 बीघे खेत है तो तुम्हें 5 किलो अनाज देना है, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, चाहे तुम्हारे खेत में अनाज पैदा हो चाहे ना हो, तुम्हें 5 किलो देना है तो देना है। ये सिस्टम था इनका, पैमाइश पे था, उसका अनुमान पे था, 50% दोनों का था, ठीक। इसमें भी वही हो जाएगा, इसमें क्या है, ये भी दोनों लगा दो। तो ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं वैसे। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में? तो नपाई मतलब पैमाइश, ठीक। तो फसल की नपाई का आधा राजस्व, मतलब फसल आधा लेता था। तो अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद दोनों हैं, तो इसमें आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है तो इस ई लगा सकते हो, लेकिन जो है सी होगा इसमें। देखिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। जमीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में, मतलब जो जमीन होगी उसी के नपाई के आधार पर फसल का राजस्व लिया जाएगा। तो ये तो सी हो जाएगा, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसका अनुमान पे आधारित था। और
अलाउद्दीन उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के आधार पर ज़मीन की मालगुजार, ये सही है। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, नहीं। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त कर दिया, सही है। बस 1 और 3 लगा दीजिए, 1 और 3 सही होगा, ठीक, यही होगा। खुद मुकद्दम चौधरी जो भी थे लगान अधिकारी, उनसे भी लगान लेने लगा था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन, ऐसा कुछ नहीं। मूल्य नियंत्रण लागू इसलिए किया था क्योंकि इसके जो सेना के लोग थे ना, वो उनके तनख्वाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें जितनी तनख्वाह मिलती थी उसमें उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था। तो इसने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था चालू की, क्योंकि अब सबको ये तो बहुत सैलरी देता तो राजकोष खाली हो जाता। तो मूल्य नियंत्रण इसने चालू किया था कि जो है हमारी सेना का भरण पोषण हो सके और हमारे राज्य में कमी, हमारे राजकोष में भी कमी ना हो। तो यही है, ठीक। ये दूसरा गलत, ए सही, आर गलत, बस लगा दीजिए टिक, टेंशन मत लीजिए। हम अभी ज़िंदा हैं और जब तक ज़िंदा हैं हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, इसी खुशी में कि पढ़ा रहे हैं। किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? बस वही बार बार क्वेश्चन आ रहा है। बाजार सुधार नियंत्रण किया किसके लिए? अपने लिए किया था भैया, सैलरी ज़्यादा लोगों को ना देनी पड़े अपने सेना, बस और क्या। किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति पहली बार? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी, बस वही सब बातें हैं। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। चलिए, बाजार कीमतों नियंत्रित अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास क्या थे? सफल थे ना। तो कृषि को उन्नति, ये गलत, ये गलत, ये गलत। बहुत सफलता प्राप्त की थी, मतलब बाजार नियंत्रण पे इसने, बस और क्या। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब समझिए, मतलब सब सिस्टम इसने बाजार का सुधार दिया था, ठीक। वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपके अलाउद्दीन खिलजी। घरी अथवा चरीकर, ये भी आपके अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा कौन थी? रावी नदी थी। 1306 में हुआ था, ठीक, मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। तो ये याद रखना, नहीं फिर बाद में मुझसे पूछो कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक, जो बाद में आगे चल के मतलब उनको क्या कहते हैं, मुबारक शाह खिलजी के बाद में आपके जो आते हैं नसीरुद्दीन खुसरो, उनको मार करके आपके गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक है, समझिए बात को। तो 1320 में गद्दी बैठते हैं। सोचिए, इसमें मंगोलों के विरुद्ध लड़ा भी था, कौन? गाजी मलिक, याद रखना भैया। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने विशेष सेना नियुक्त की थी। अब देखो फिर मिलान करने का कुछ करिए मत। देवगिरी को आपको पता है, देवगिरी शंकर देव थे, ये आपके मतलब राजा रामचंद्र देव के पुत्र थे और इनके ऊपर जो है आक्रमण किया गया था। वारंगल रामचंद्र देव का नहीं था, इनका देवगिरी था, तो ये तो गलत हो गया। होयसल वीर बल्लाल थे। मदुरै वीर पांड्य थे, मदुरै की राजधानी ही पांड्य है, इसे समझ जाइए। तो ये गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, यही बताना था। दिल्ली सल्तनत के शासक ने अपने आपको खलीफा घोषित किया। मैं ही खलीफा हूँ, मुबारक शाह खिलजी ने कहा था कि मैं ही खलीफा हूँ और कोई खलीफा नहीं। इसने कहा था कि मैं अल्लाह का प्रतिनिधि हूँ, मतलब अल्लाह का प्रतिनिधि खलीफा ही होता है। तो खलीफतुल्लाह की उपाधि इसने, खलीफतुल्लाह बोल भी नहीं पा रहे हैं, खलीफतुल्लाह, हाँ, खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। तो भैया ये ख़त्म हो चुका है। तुगलक वंश आपका नेक्स्ट होगा चैप्टर। और अगर सिलेक्शन लेना भी है थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत सारा चीज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री में यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, पेड कोर्स लेंगे तो भी नहीं मिलेगा, जाके देख लीजिए। और सभी भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है, अनुनय विनय सबने निवेदन भैया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।